जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग संगत को मिली है। उनकी जर्नी बहुत प्यारी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है कि इस सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, बहुत सारे इशारे मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आरपी जोशी अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ गुरु जी महाराज का सत्संग आपके साथ शेयर कर सकूं, अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, हम सभी बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी महाराज ने हम सभी को अपनी पनाह में लिया हुआ है, अपनी शरण में लिया हुआ है। संगत जी, गुरु जी महाराज देवादि देव शिव जी महाराज के अवतार है और गुरु जी महाराज के दिल में अपनी संगत के लिए असीम प्रेम है, बेपनाह प्यार है। गुरु जी महाराज अपनी संगत के किसी भी दुख को नहीं देख सकते और उनके दुख को, उनके कष्टों को दूर करने के लिए गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते हैं। गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि मेरे पास समय बहुत कम है और मैं इस कम से कम समय में भी बहुत सारी संगत का कल्याण करना चाहता हूँ। गुरु जी कई करिश्मे दिखाया करते थे और कहते थे कि अगर करिश्मे ना दिखाऊं तो कोई संगत मानती ही नहीं है। जो भी संगत गुरु जी महाराज की शरण में आई है वो कभी न कभी ये बात जानती है कि उनके जीवन में गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। और गुरु जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद भी जो भी संगत गुरु जी महाराज से जुड़ी और जुड़ रही है वो ये सब जानती है कि गुरु जी महाराज की कृपा, उनकी आशीर्वाद संगत को मिल रहे हैं। हालांकि गुरु जी हम सब के बीच में फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर हम सभी के बीच में मौजूद हैं। और इस बात का गुरु जी ने हमेशा हम सभी को एहसास करवाया है। एक बार का वाकया याद आता है जब मेरे अपने दोस्त रिटायर्ड नायब कानूनगो को गुरुजी महाराज से मिलवाया। और संगत जी, 33 सेक्टर चंडीगढ़ की बात है। जब गुरुजी महाराज थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में चले गए तो जो मेरे फ्रेंड थे वो भी बाहर लॉन में जाकर के, पार्क में जाकर के बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। और वो बहुत ही सज्जन और सरल इंसान थे, तो उन्होंने भी गुरुजी का ध्यान लगाया। और मेरे इस फ्रेंड ने अपने ध्यान में देखा कि गुरुजी महाराज हर एक संगत के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि गुरुजी महाराज के कई रूप जो कि हर संगत के साथ हैं, ऐसा उन्हें दिखाई दिया। और बाद में मेरे इसी फ्रेंड ने मुझसे ये सारी बातें शेयर की और कहा कि जोशी जी, आप बहुत सही स्थान पर आए हैं। आपके गुरुजी तो साक्षात परमेश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं। और उनकी बात सुनकर मुझे एक आंटी की बात याद आ गई। एक संगत आंटी जब गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी हुई थी और जब गुरुजी 10-15 मिनट के लिए अपने कमरे में चले गए तो वहाँ बैठी सभी आंटियां आपस में बात करने लगी। और जब थोड़ी देर के बाद जब गुरुजी दोबारा लौटे तो गुरुजी ने सभी आंटियों को वो सारी बातें बता दी जो गुरुजी महाराज की एब्सेंस में उन्होंने की थी। तो उनमें से एक आंटी ने कहा कि गुरुजी, ये सारी बातें तो हमने तब की थी जब आप कमरे में चले गए थे, फिर आपको ये सारी बातें कैसे पता? गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास ही तो बैठा था, इसलिए मैंने सारी बातें सुनी। तो संगत जी, गुरुजी हमारे ओमनी प्रेजेंट हैं, हर जगह मौजूद हैं। वो हम सब के बीच में ही है, हमारी हर वो बात सुनते हैं जो हम आपस में करते हैं। संगत जी, हर इंसान के जीवन में एक पल वो आता है जब वो सोचता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं संसार में क्यों आया, मेरा क्या उद्देश्य है इस संसार में आने का, ये जन्म मरण का जो फेरा है ये कब खत्म होगा, ईश्वर नाम की हस्ती है भी या नहीं, और अगर है तो मेरी उनसे मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, किन क्षणों में होगी। और संगत जी, कई साल पहले मेरे मन में भी यही सारे विचार आए, यही सारे सवालात आए और मैं इन्हीं सब सवालों में घिरा हुआ था। और उन दिनों मुझे जब भी किसी संत महात्मा के बारे में खबर मिलती मैं उनके दरवाजे पर जा पहुंचता। लेकिन संगत जी, मेरे इन
सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा था, मेरी अंतरात्मा को सुकून और शांति नहीं मिल पा रही थी। और एक दिन संगत जी मेरे फ्रेंड कैसर साहब का मुझे फोन आया और वो एक IAS ऑफिसर थे। जिन दिनों में संगरूर में SSP था, उन्हीं दिनों मेरे फ्रेंड यानी कि कैसर साहब एडिशनल DC थे। तो जब मेरे फ्रेंड कैसर साहब का मुझे फोन आया तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे घर पर मेरे गुरुजी आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप आए, गुरुजी महाराज का दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें और लंगर प्रसाद चखें। और संगत जी मैं भी शाम को उनके घर पहुंच गया और जब मैंने पहली बार जब गुरुजी को देखा तो उनके नूर को देखता ही रह गया। गुरुजी महाराज का ऑरा बहुत पॉजिटिव था, उनके चेहरे में बहुत अट्रैक्शन था, उनके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी और ऐसे गुरु को मैं पहली बार देख रहा था। जीवन में मैंने ऐसे गुरु कभी नहीं देखे थे जो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अट्रैक्टिव, और उनकी जो स्माइल थी वो एक दिव्य स्माइल थी। और जब मैंने गुरुजी महाराज से आशीर्वाद लिया, उनके सामने गया, उनसे बातें की तो गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि मैं हफ्ते में 2 बार उनकी संगत में आया करूं। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से उनके कहने पर पहले पंचकुला और फिर 33 सेक्टर में रोज शाम को 8 बजे उनके दरबार में मैं हाजिर होने लगा। और संगत जी गुरुजी महाराज की कशिश ऐसी थी कि रोज शाम को 8 बजे बस यही लगता था कि बस फटाफट गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच जाएं, उनके दर्शन करें। उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त KG वासल जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मुंबई हेडक्वार्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और उन्हीं दिनों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं 5 साल 91 से लेकर 96 तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के विजिलेंस के तौर पर डेपुटेशन पर था और मेरी दोस्ती उनसे हो चुकी थी। तो संगत जी वो एक दिन मेरे घर 39 सेक्टर चंडीगढ़ पहुंच गए और उन्होंने मुझे आकर के कहा कि जोशी तुम एक दिन की छुट्टी ले लो और मेरे साथ शिमले चलो। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या बात हो गई है? तो वो कहने लगे कि शायद तुमने ये न्यूज सुनी होगी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हमारा ऑफिस शिमला में था और वो जिस बिल्डिंग में था उस बिल्डिंग में आग लग गई थी और पूरा ऑफिस जल गया था और जो शिमला के ऑफिसर्स हैं उन्होंने 2-3 जगह रेंट के लिए सिलेक्ट की हुई है, तो मुझे भेजा जा रहा है कि मैं उनमें से कोई एक जगह सिलेक्ट करूं और मुझे कल जाना है और मैं बोर हो जाऊंगा। तुम भी शेरो शायरी का शौक फरमाते हो और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, तो कुछ तुम सुनाओगे और कुछ मैं सुनाऊंगा और ये सफर कट जाएगा। तभी मेरी आंटी कहती है कि आप तो जा ही नहीं सकते हो। मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगी कि शिमला में पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, इतनी कि वहाँ पर सूरज ही नहीं निकला है और इतनी ठंड में आप नहीं जा सकते। क्योंकि संगत जी 1993 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था और मेरा ऑपरेशन हुआ था, तभी मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मुझे बहुत ठंडी जगहों से दूर रहना है। तो आंटी कहने लगी कि वहाँ तो इतनी ठंड पड़ रही है, लोगों ने सूरज तक नहीं देखा, आप इतनी ठंड में नहीं जा सकते। और संगत जी मेरा जो फ्रेंड है वासल, मैं उसकी कंपनी को बहुत पसंद करता हूँ, आई लव हिज कंपनी, तो मैं जाना तो चाहता था। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो शाम को तो मैं गुरुजी महाराज के पास दर्शन के लिए जा ही रहा हूँ, मैं गुरुजी महाराज से पूछ लूंगा, अगर गुरुजी महाराज ने कहा तब तो तुम मुझे नहीं रोक सकती। तो आंटी ने कहा ठीक है। मेरा दोस्त वत्सल कहने लगा कि यार मैं भी तेरे साथ तेरे गुरुजी के दर्शन करूंगा। मैंने कहा ठीक है चलो। तो शाम को हम लोग गुरुजी महाराज के पास पहुंच गए। जब मैं गुरुजी से मिला तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरा फ्रेंड KG वासल है और इसने ऐसे ऐसे मुझे ऑफर किया है शिमला जाने के लिए, लेकिन आंटी मना कर रही है, कह रही है बहुत ठंड है, तुम नहीं जा सकते। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे ओ नहीं नहीं, धूप चढ़ी होगी, सूरज चमकदा होगा, जाओ जाओ मौज करो, जाओ कल्याण कीता। और संगत जी अगले दिन हम दोनों शिमला पहुंच गए और जब हम शिमला पहुंचे तो वहाँ के UTI के ऑफिसर कहने लगे कि साहब ये तो कमाल हो गया, आप चंडीगढ़ से हमारे लिए सूरज लेकर आए हैं और 1 हफ्ते के बाद आज हम ये सूरज देख रहे हैं, वो भी इतना चमकदार और मौसम इतना खुशगवार हो गया है। और फिर संगत जी मेरे फ्रेंड ने 2-3 जगहों में से एक जगह फाइनलाइज की, हम फिर घूमे फिरे और वापस शाम को जब रिटर्न आने लगे तो हमारी कार में इतनी तेज गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस आने लगी। तो मैंने अपने फ्रेंड वासल से पूछा कि क्या तुम्हें खुशबू आ रही है? तो कहने लगा हाँ बहुत तेज आ रही है, शायद आसपास कोई फ्लावर वैली है। मैंने कहा यहाँ आसपास कोई फ्लावर वैली नहीं है, ये मेरे गुरुजी की खुशबू है। खैर संगत जी हमारी कार उस खुशबू से भरी रही और जब तक हम घर पहुँचे तब तक वो खुशबू हमारे साथ रही। घर पहुँचने के बाद मेरा फ्रेंड वासल कहने लगा कि जोशी साहब मैंने अपने कुछ दोस्तों को अपनी वाइफ के साथ होटल में डिनर के लिए बुलाया है, आप भी भाभी जी को लेकर आ जाओ और हम लोग डिनर खत्म करने के बाद कुछ दोस्तों को लेकर के गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए आएंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं भाई, मेरे वहाँ 2-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, मैं तो बस अभी 2-3 फुलके खाऊंगा और गुरुजी महाराज के शरण में चला जाऊंगा, जब तुम्हारा डिनर खत्म हो जाए तब तुम वहाँ गुरुजी के दर्शन करने आ जाना। उसने कहा चलो ठीक है। और संगत जी वो चला गया और मैं और मेरी वाइफ तैयार होकर हम गुरुजी महाराज के पास चले गए। और जैसे ही गुरुजी महाराज को मैंने मत्था टेका, गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं क्यों खूब धुप्पा सेक लिया, खूब मजे कितने? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बहुत मजे किए, बहुत अच्छा मौसम हो गया था और वहाँ
वहाँ के अफसर तो कह रहे थे कि हम चंडीगढ़ से उनके लिए सूरज लेकर गए हैं। और फिर मैंने कहा कि गुरुजी जब हम लौट रहे थे तो कार में, और बस मैंने इतना ही कहा था तो गुरुजी कहते हैं क्यों खुशबुआ आ गई? और मैंने गुरुजी महाराज का पैर पकड़ लिया और कहा कि हाँ जी गुरुजी, पूरी कार खुशबू से भर गई थी। तो गुरुजी कहने लगे बस बस बस, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। और संगत जी रात के 1-1:30 बजे मेरा फ्रेंड वासल आया और जैसे वो गुरुजी महाराज के सामने आया, गुरुजी ने उससे कहा कि मेरी जुतियों को सूंघ। अब गुरुजी महाराज इतने फास्ट बोला करते थे कि उसे समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी ने क्या कहा। तो मैंने उसे कहा कि गुरुजी सेज यू स्मेल माई शूज। और जैसे ही उसने सूंघा संगत जी वैसी ही स्मेल आई जैसी कार में थी। तो गुरुजी उससे कहने लगे क्यों, ये वही खुशबू है या कोई और थी? तो मेरे फ्रेंड वसल ने भी गुरुजी महाराज के चरणों में अपना मत्था टेक दिया और कहा हाँ जी गुरुजी, ये वही खुशबू थी। और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं, गुरुजी महाराज अक्सर सरेंडर करने के लिए कहा करते थे। मुझे भी कहा और कहा कि अपनी अक्ल जूतियों के साथ बाहर छोड़कर आया कर। और गुरुजी महाराज कहते थे कि अगर मेरे पास आए हो तो इधर उधर मत भटको। और चूंकि संगत जी मैं पुलिस में था तो गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ का क्राउड कंट्रोल का इंचार्ज बनाया हुआ था। और मेरे साथ 1-2 संगत और थे और हम लोग सभी संगत की लाइनें बनवा करके बारी बारी से गुरुजी महाराज के चरणों में मत्था टिकवाते थे। तो संगत जी एक दिन की बात है, हम एक एक करके संगत को मत्था टिकवा रहे थे। तभी एक उम्र दराज आंटी ने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मत्था टेका। तभी गुरुजी ने बहुत तेज आवाज में उन्हें डांट कर कहा, तू अभी भी इधर उधर भटक रही है, तेरा मन एक जगह टिका नहीं है, पहले तो अपने मन को तो टिका ले। ऐसा गुरुजी ने उन्हें कहा। इन्हीं दिनों मेरा एक प्रोफेसर दोस्त था लुधियाने का, उसका मुझे फोन आया तो वो मुझे कहने लगे कि मैं पटियाला में एक संत जी से मिला और उनसे मैंने तुम्हारा जिक्र किया। तो संत जी ने कहा कि जोशी को यहाँ लेकर आओ। तो मैं फलाना दिन पटियाला पहुँच जाऊंगा, तुम इस जगह पहुँच जाना और हम दोनों मिल करके संत जी के पास दर्शन करने चलेंगे। अब संगत जी आंटी को जो डांट पड़ी थी वो मुझे याद थी। तो मेरे मन में आया कि पहले मैं गुरुजी से तो इजाजत ले लूं, अगर गुरुजी हाँ कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। और जब मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंचा तो मैंने बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, अगर आप इजाजत दें तो मैं क्या हो आऊं? तो पहले तो गुरुजी महाराज ने कहा कि हाँ हो आओ। लेकिन संगत जी 5-7 मिनट के बाद दोबारा गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया और कहा कि कोई जाने की जरूरत नहीं है। और संगत जी फिर मैं नहीं गया। तो संगत जी हमें एक ही को मानना चाहिए, एक ही के दर पर सिर झुकाना चाहिए और एक ही जगह जाने की जो अहमियत है उसे मैं उर्दू की एक शायरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। सजदा वही सजदा है जो हो एक ही दर पर, सजदा वही सजदा है जो हो एक ही दर पर, जो हर दर पर हो वो सजदा नहीं होता। इसलिए संगत जी अगर आप गुरु जी को मानते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो आपका मन फिर किसी और बात के लिए, किसी और दर्द के लिए, किसी और जगह के लिए नहीं डोलना चाहिए। आप गुरु जी पर सच्चा सरेंडर कीजिए, पूरा सरेंडर कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए। गुरु जी महाराज की पूरी पूरी कृपा आपको मिलेगी। अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी मुश्किलें गुरु जी महाराज को सौंप दें और मन ही मन कहें कि गुरु जी मैं सिर्फ आपका हूँ, अब सब कुछ आप ही को देखना है। मैं आपका हूँ, मेरी सारी परेशानियां आपकी है, मेरे सारे सुख, मेरे सारे दुख आपके हैं, जो करना है अब आपने ही करना है। और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स पर पूरा भरोसा रखें, उनकी कृपा पर पूरा भरोसा रखें और देखें कि कैसे अपने आप आपकी सारी परेशानियां हल होती नजर आएंगी। संगत जी गुरुजी तो त्रिकालदर्शी थे। कोई भी संगत जब भी गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए निकल जाती थी अपने घर से, तो गुरुजी महाराज को तो उसी समय पता चल जाता था कि कौन भक्त मेरे दर्शन के लिए आ रहा है। और गुरुजी महाराज उसका ख्याल रखते थे, रास्ते में उसकी हिफाजत करते थे। एक बार की बात है संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में था तो गुरुजी महाराज दरबार से उठकर अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद एक संगत आकर के मुझे कहती है कि गुरुजी आपको कमरे में बुला रहे हैं। और जब मैं कमरे में गया, गुरुजी महाराज को मैंने मत्था टेका तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि बैठ जाओ, अभी भुल्लर भी आने वाला है। संगत जी महल सिंह भुल्लर उस समय मेरा जूनियर था और वो उस समय जलंधर आर्म पुलिस का इंचार्ज था। तो गुरुजी कहने लगे कि वो भी आने वाला है तो बैठ जाओ, और मैं बैठ गया। और संगत जी 5-7 मिनट के अंदर ही भुल्लर आ गया। और जब वो बैठा तो मैंने उससे पूछा कि तुमने आने से पहले गुरुजी महाराज को बताया था क्या? तो उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया मैंने, मैं तो ऐसे दोपहर में बैठा हुआ था और मुझे तुरंत ही विचार आया कि आज छुट्टी का दिन है, क्यों ना गुरुजी महाराज के दर्शन करके आना चाहिए, और मैं उनके दर्शन के लिए यहाँ आ गया। तो संगत जी गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। और संगत जी कभी गुरुजी मजाक के मूड में होते तो कहते कि मैंने जो खुशबू है ना वो दरवाजे की नॉब पर भेज दिए, जाओ जाकर सूंघ कर आओ। और मैं और भुल्लर वहाँ जाते और वाकई में वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती थी।
और संगत जी 1996 की बात है जब ये सब चीजें हो रही थी। तो मैंने एक दिन गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी महाराज 1993 में जब मुझे हार्ट अटैक आया तो वहाँ पर नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मेरी बाईपास सर्जरी हो गई थी। तो गुरुजी जब मुझे हार्ट अटैक हुआ तो उसके 2-3 महीने पहले मेरे बाएं हाथ की जो कलाई है वो बहुत हैवी लगने लगती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे बहुत हैवी लोहे का कड़ा पहना दिया गया हो। और उसके 2-3 महीने बाद मेरी बाईपास सर्जरी हो गई, मुझे हार्ट अटैक आया और कुछ वैसा ही गुरुजी मुझे 1.5-2 साल से फिर से हो रहा है। और तुरंत गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि नहीं जोशी अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। और संगत जी गुरुजी दोबारा अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए और मेरी हमेशा से आदत थी कि जब भी गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान होते मैं उनके श्री चरण दबाने लगता। मैं उनके चरण दबाने लगा और थोड़ी देर में गुरुजी महाराज के लिए चाय प्रसाद आ गई और गुरुजी महाराज ने बस 2-3 घूंट ही लिए होंगे चाय प्रसाद के और वो चाय प्रसाद मुझे दे दी और कहा कि जोशी अंकल पी लो। और संगत जी यकीन मानिए वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरे हाथ में, मेरी कलाई में जो हेवीनेस हो रही थी वो अब बिल्कुल ही खत्म हो गई है एंड आई एम क्वाइट फिट एंड फाइन हेल्दी नाउ। और ये पहला गुरुजी महाराज का करिश्मा था जो मेरी लाइफ में हुआ था। इसके बाद तो गुरुजी महाराज के बहुत करिश्मे मेरी लाइफ में हुए। ऐसे एक बार संगत जी जब मेरी बेटी की शादी हुई और वो जब दोबारा लौट कर आई और गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए दरबार में गई मत्था टेकने के लिए, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उसकी पीठ पर इतनी जोर से थपकी दी कि पूरी संगत ने सुना और कहा गुरुजी ने कि जा तेरा बहुत बड़ा कल्याण कर दिया है और इसकी खबर तुझे 4 साल के बाद पता चलेगी। और इसके बाद लाइफ आगे बढ़ती चली गई और इस बीच में बेटी को 2 बार मिसकैरेज हो गए। मेरी आंटी बहुत चिंता करती थी, बहुत रोती थी कि अभी तक बेटी की गोद हरी नहीं हुई है। और संगत जी जैसा कि गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया था, ठीक 4 साल के बाद उसको बेटा हुआ और हमें याद आ गया कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि तेरा बहुत बड़ा कल्याण किया है और जो तुझे 4 साल बाद पता चलेगा। अब संगत जी उसे जब बेटा हुआ तो हमने उसे मत्था टिकाने के लिए गुरुजी महाराज के पास ले जाना था। तो मेरी आंटी ने उसे समझाया कि जब तू गुरुजी महाराज को मत्था टेकेगी तो गुरुजी महाराज अक्सर कह दिया करते हैं कि जा तुझे एक और बेटा दिया और अगर गुरुजी तुझे ऐसा कहे तो तू बिल्कुल भी गुरुजी से बहस मत करना, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी चाहती थी कि बेटा हो गया है और अब उसको एक बेटी हो जाए। तो आंटी ने उसे समझाया कि तू चल तो रही है मत्था टेकने के लिए, लेकिन जो गुरुजी महाराज कह दे तो उसमें हाँ कर देना, उनसे बहस मत करना। और फिर संगत जी जब हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार में गए तो जो उसे बेटा हुआ था उसको हमने मत्था टिकवाया। बेटी ने जैसे ही मत्था टेका गुरुजी ने कहा जा एक और मुंडा दिता, एक बेटा और दिया तुझे। और संगत जी 1.5 साल के बाद उसे एक बेटा और हुआ और दोनों ही बच्चों पर गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से दोनों ही बेटे बहुत लायक हैं, दोनों ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक दिल्ली से कर रहा है और एक पंजाब से कर रहा है। गुरुजी महाराज का एक करिश्मा और सुनाता हूँ। संगत जी जब भी हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठते थे तो बहुत देर हो जाया करती थी और गुरुजी महाराज संगत को बुला बुला कर बोला करते थे कि जाओ अब तुम चले जाओ घर। और कई बार संगत के नाम याद नहीं रहते थे गुरुजी को, तो उनके मन में जो नाम आता था वो बोल दिया करते थे। और ऐसे जब गुरुजी मुझे बोला करते थे जाने के लिए तो कभी मुझे जोशी अंकल बोल दिया करते थे, तो कभी मुझे डीजीपी बोल दिया करते थे, कहते थे कि जाओ डीजीपी घर जाओ, सुबह ऑफिस जाना है। लेकिन संगत जी 2-3 बार ऐसे मौके आए जब गुरुजी महाराज ने मुझे घर जाने के लिए नहीं कहा और रात में 1-1:30 के करीब गुरुजी महाराज के लिए लंगर आया करता था और जो भी संगत वहाँ रह जाया करती थी सबके लिए वहाँ लंगर प्रसाद आया करता था और सब गुरुजी महाराज के साथ बैठकर लंगर लिया करते थे। और गुरुजी महाराज अपनी थाली से कुछ प्रसाद हम सबको अपनी अपनी थाली में दिया करते थे। तो संगत जी उन्हीं दिनों मेरी बेटी हैदराबाद से आई हुई थी, तो मेरी आंटी ने उसे कहा कि 2-3 बार गुरुजी महाराज ने हमें ये मौका दिया है कि हम उनके साथ बैठ करके लंगर करें। तो मेरी बेटी नादान थी, बच्ची थी, उसने कह दिया कि मम्मी मैं तो हैदराबाद से 12 दिन के लिए आई हूँ, क्या गुरुजी महाराज मुझे ये मौका देंगे अपने साथ लंगर करने का? तो उसकी मम्मी ने कहा कि भाई ये तो गुरुजी की मौज है, गुरुजी की मर्जी है और तुम्हारी तकदीर है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। और संगत जी जब हम शाम को गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी महाराज ने और भी दूसरी संगत के साथ हमें भी वहाँ पर रोक लिया और बाकी संगत को घर भेज दिया। और थोड़ी देर में जब लंगर प्रसाद आया तो गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को कहा कि बेटे चलो लो लंगर खाओ। और संगत जी मैंने, मेरी आंटी, मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने लंगर लिया और बाकी संगत ने भी गुरुजी महाराज के साथ लंगर लिया। फिर हमने गुरुजी महाराज से आज्ञा ली और हम लोग घर के लिए निकल गए। और जब रास्ते में हम लोग कार में थे तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी मैंने आज ही गुरुजी महाराज से मांगा और गुरुजी ने तो आज ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी तो जानी जान है, उनको सब पता था कि तू मुझसे क्या कह रही है। और ये बात मेरे मन में भी थी। मैंने कहा कि गुरुजी महाराज को बहुत अच्छे से पता है कि जोशी अंकल की बेटी
आई हुई है 12 दिन के लिए, फिर वो हैदराबाद चली जाएगी, इसलिए गुरुजी महाराज ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। और फिर संगत जी जब मैं अगले दिन गुरुजी महाराज के दरबार में गया, उनके पैर दबाने लगा, तब एक संगत अंकल आए और गुरुजी महाराज के कान में कहने लगे कि गुरुजी लंगर तैयार है। तो गुरुजी महाराज ने सभी संगत को कहा कि जाओ सब लोग लंगर करो, और मुझे भी कहा कि जोशी अंकल जाओ लंगर करो। और संगत जी उस समय मैं अपने पूरे परिवार के साथ दरबार में आया था, और हम जैसे ही लंगर करने के लिए उठे, बस 5-6 कदम ही चले होंगे कि गुरुजी महाराज ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, और जोशी अंकल कल मैंने बेटी की इच्छा पूरी कर दी ना। और फिर मेरी बेटी को कहने लगे कि क्यों बेटा, मेरे साथ लंगर करना चाहती थी ना, देख मैंने तेरी कल इच्छा पूरी कर दी। फिर हमने गुरुजी महाराज को मत्था टेका और फिर लंगर के लिए गए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बता दिया कि वो जानी जान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो हम सब के बीच में है। और उन दिनों संगत जी बड़ा मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और जो भी संगत दिल्ली जाती, गुरुजी महाराज अक्सर कहते कि बड़े मंदिर होकर आई। और संगत जी इस बीच में 3 से 4 बार दिल्ली गया, और मैंने जितनी बार गुरुजी महाराज को कहा कि मैं बड़े मंदिर होकर आ जाऊं गुरुजी, तो गुरुजी महाराज मुझे हर बार एक ही जवाब देते, नहीं जोशी अंकल इकट्ठा चलाएंगे, इकट्ठा चलाएंगे। खैर संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट दिल्ली में आ गए, और महीने में एक आध बार हम भी गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए दिल्ली आया करते थे। तो एक बार गुरुजी महाराज मुझसे पूछने लगे कि वापस कब जाओगे, तो मैंने कहा कि गुरुजी कल जाऊंगा मैं वापस। तो गुरुजी महाराज मुझसे कहने लगे कि जानते पहले बड़े मंदिर हो आई। अब संगत जी अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पर मैंने अपनी आंटी को कहा कि बड़ी अजीब बात है, जब अपन चंडीगढ़ में हुआ करते थे और मैं दिल्ली आया करता था, और मैं गुरुजी से पूछता था कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर हो आऊं, तो गुरुजी महाराज हमेशा यही कहते थे कि साथ में चलाएंगे, साथ में चलाएंगे। और जबकि अब गुरुजी दिल्ली ही आ गए हैं, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि कल चंडीगढ़ जाने से पहले बड़े मंदिर हो आई। तो मेरी आंटी कहने लगी कि ये तो गुरुजी की मर्जी है और आपकी किस्मत। और संगत जी करीब 15-20 मिनट के बाद टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया और उधर से आवाज आई, मैं गुरुजी बोल रही हूँ। और संगत जी गुरुजी की आवाज सुन के मैं तो घबरा गया, क्योंकि संगत जी मैंने नहीं सोचा था कि गुरुजी का फोन आ जाएगा। तो गुरुजी कहते हाँ कब जा रहे हो चंडीगढ़? तो मैंने कहा गुरुजी बस लंच लेके 2 बजे मैं करीब निकल जाऊंगा। तो गुरुजी कहने लगे हाँ मंदिर देखते जाना। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं मंदिर देखते हुए जाऊंगा। अब संगत जी हम लोग 2 बजे लंच करके हम बड़े मंदिर पहुंच गए। और संगत जी जैसे ही गेट पर पहुंचे, हमने देखा वहाँ गुरुजी की कार खड़ी थी। तो हमने सोच लिया कि जरूर गुरुजी भी आए ही होंगे। और जैसे हम संगत जी लॉन में गए, वहाँ करीब 8 संगत बैठी हुई थी, लेकिन मुझे गुरुजी कहीं नजर नहीं आए। और मैंने पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं? और किसी एक ने इशारा किया नीचे की तरफ और कहा कि गुरुजी हैं। और मैंने देखा कि गुरुजी नीचे घास पर लेटे हुए हैं और संगत उनके चरण दबा रही है, कोई कंधे दबा रही है। तो गुरुजी ने मुझे देखकर कहा हाँ जोशी अंकल आ गए? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और तभी गुरुजी ने रघुवीर अंकल को आवाज लगाई और कहा कि रघुवीर अंकल जोशी अंकल को पूरा मंदिर घुमाओ। और संगत जी रघुवीर अंकल आए, मुझे लेकर के गए। मेन हॉल जो था वो बन चुका था और बाकी जगह वो मुझे दिखाने लगे कि यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर वो बनेगा। और संगत जी पूरा घूम घाम के हम लोग गुरुजी महाराज के पास वापस आ गए। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि जोशी अंकल कैसा लगा? मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उसी समय गुरुजी खड़े हो गए और हम लोग बाहर के लिए निकले। और जैसे हम बाहर के लिए निकले, गुरुजी अपनी कार में बैठने वाले थे, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी कार को ब्लेस कर दो। तो गुरुजी कहते ए ब्लेस ही ब्लेस है, नवी कार होनी ओ ब्लेस करांगे। और फिर गुरुजी अपनी कार में बैठ करके चले गए। और फिर मैंने कहा कि गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है तो नई कार आएगी। और संगत जी कुछ हफ्ते के बाद हमने होंडा सिटी खरीदी। एक बार की बात है, संगत जी मैं दिल्ली 4 दिन के लिए आया था और मैं गुरुजी महाराज के एम्पायर स्टेट गया। और संगत जी तीसरे दिन गुरुजी महाराज ने मुझसे कहा जोशी अंकल कब जा रहे हो? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं परसों चला जाऊंगा। तो गुरुजी कहने लगे कि नहीं परसों नहीं जाना, अभी 3-4 दिन और ठहरो, अभी फलाना जगह किसी के यहाँ पे सत्संग है, वो अटेंड करके जाना। और संगत जी मैं ठहरा बेवकूफ। मैंने कहा गुरुजी होटल की बुकिंग की है, 4 दिन होने वाले हैं, अब तो मुझे जाना पड़ेगा घर, मैं और नहीं रुक सकता। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे पास आ जाओ, यहाँ बहुत जगह है। और देखिए संगत जी कितना बड़ा मूर्ख, मुझे गुरुजी महाराज के साथ रहने का मौका मिल रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि गुरुजी महाराज जब फंक्शन होगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, फिर दोबारा आ जाए। अब संगत जी जिस दिन सत्संग का कार्यक्रम था उसके एक दिन पहले हम लोग सब आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा कि जाना चाहिए, बेटे ने भी कहा कि जाना चाहिए, लेकिन मेरी आंटी कहने लगी कि भाई गुरुजी तो सबको ही कहते हैं, ये तो हमें समझना है कि हमें जाना है या नहीं, अभी तो होकर आए हैं, अब तो हम अगले महीने ही जाएंगे। तो फिर संगत
जी हम लोग दिल्ली नहीं गए और उसके बाद जब अगले महीने दिल्ली गए तो गुरुजी ने मुझे बातों बातों में कहा कि तुम आए नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ बस गुरुजी हम आ नहीं सके। तो गुरुजी कहते कि अगर तुम आ जाते तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्या दे देना था। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ काफी फ्रैंक था, फ्री था। तो मैंने मुस्कुराया और गुरुजी महाराज के सामने दोनों हाथ कर दिए और कहा तो गुरुजी महाराज अब दे दीजिए। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि ना ना ना, ये तो महापुरुषों की लहर आती है और जब दोबारा ये लहर आएगी तब देखेंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा रही। कई बार तो गुरुजी महाराज की कृपा समझ में आ जाती थी और कभी तो समझ में नहीं आती थी। एक बार संगत जी मुझे किसी के थ्रू पता चला कि गुरुजी महाराज संगत में कह रहे थे कि जोशी को कहो कि मुझसे मिलकर जाए। अब संगत जी मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि बस जैसे हर महीने जाते हैं वैसे मैं चला जाऊंगा। तो एक बार की बात है, मैं सुबह सुबह जब वॉशरूम गया तो मैं वहाँ चक्कर खा के गिर गया और मेरा पैर जो है संगत जी वो दरवाजे पे लगा तो जोर से आवाज आई और आवाज सुनते ही मेरी आंटी ने कहा अरे क्या हुआ। और उसके ऐसे पूछते से ही संगत जी मैं अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो गया और संगत जी बदन में कपकपी सी आ गई। और फिर हमने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कुछ दवाएं वगैरह दी और गुरुजी महाराज मुझे बुलवा करके पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा कटवाना चाहते थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझ पर फिर भी कृपा की और मेरे उस कष्ट को थोड़े में से कटवा करके मुझे ब्लेस किया। अब संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे एक दोस्त थे कानून गो सेवा सिंह जी, तब मैं घर में था और मैंने चिट्ठियां लिखी और मैंने सोचा कि जो 3-4 चिट्ठियां मैंने लिखी है इनको अगर मोहाली से पोस्ट करूंगा तो सबसे पहले ये चंडीगढ़ के मेन पोस्ट ऑफिस जाएगी और फिर वहां से आगे के लिए पोस्ट होगा तो ये लेट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से आउटिंग नहीं हुई है तो मैंने सोचा कि चलो मोहाली के बजाय मैं चंडीगढ़ ही चला जाता हूँ, वहां से पोस्ट कर दूंगा। और संगत जी जैसे ही मैं चंडीगढ़ के पोस्ट ऑफिस पहुंचा और बाहर निकला कार से तो मैंने देखा कि सेवा सिंह जी खड़े हैं और उसने मुझे देखा, मुस्कुराया और कहने लगा कि वाह जोशी साहब, आज मैं कुछ और भी मांगता तो वो भी मिल जाता। तो कहने लगे कि मैंने सोचा था कि अगर यहाँ जोशी साहब होते तो कितना अच्छा होता, बहुत सारी बातें हो जाती। और संगत जी आपको बता दूं कि सेवा सिंह जी जो हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म के आदमी हैं। उन्होंने बहुत भक्ति कर रखी थी। तो मैंने उससे कहा कि एक्चुअली तुमने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि आज तक तो इतने सालों में मैं चिट्ठी पोस्ट करने चंडीगढ़ कभी नहीं आया। खैर संगत जी मैंने चिट्ठियां पोस्ट कर दी और मैं और सेवा सिंह जी मेरी कार में आकर के बैठ गए और मेरा ड्राइवर बाहर निकल गया और हम लोग बातें करने लगे। और उसने मुझे संगत जी बड़ी कमाल की बात सुनाई। तो वो कहने लगा कि जोशी साहब, आपको याद है कि आपने मुझे गुरुजी से मिलवाया था, तो गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तुम गुरु ग्रंथ साहब के फलाना पेज नंबर की जो बानी लिखी हुई है उसका 15 दिन तक पाठ करो और फिर देखना कि 15 दिन के बाद तुम्हें क्या जलवा नजर आता है। ऐसा मुझे गुरुजी ने कहा था। फिर वो आगे कहने लगे कि जब मैं गाँव गया तो गुरुद्वारे में मेरा एक दोस्त थे, मैंने उससे कहा कि ये गुरु ग्रंथ साहब के फलाना पेज की जो बानी है वो मुझे कॉपी करके दे दे और उसने मुझे बानी दे दी। और मेरा नियम है कि मैं रात में 3 बजे उठकर नहा धो करके तैयार होके मैं पाठ किया करता था। तो बस मैं रात में 3 बजे नहा करके मैं गुरु ग्रंथ साहब की बानी का पाठ करने लगा। फिर कहने लगा कि बस 12-13 दिन ही हुए होंगे और मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी तो मैं नहाया नहीं, हाथ मुंह धोया और मैं पाठ पर बैठ गया। और कहने लगा कि थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि गुरु नानक देव जी प्रकट हो गए और एक के बाद एक करके 10 गुरु वहाँ प्रकट हुए और मुझे उनके दर्शन हुए। और फिर कहता है कि जब मुझे 10 गुरु के दर्शन हो गए तब मुझे उसी समय हनुमान जी के दर्शन हुए और गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए, क्योंकि कई साल पहले मैं रोज ही हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। रात में 3 बजे नहा धो के मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। लेकिन कुछ साल करने के बाद मुझे कोई लाभ महसूस नहीं हुआ तो मैंने वो पाठ करना बंद कर दिया था। लेकिन उस समय जो मैंने पाठ किया था उसका फल गुरुजी महाराज ने मुझे दिलवा दिया हनुमान जी के दर्शन के रूप में। और कहने लगा कि एक और करिश्मा हुआ। जब हनुमान जी के दर्शन हुए तब ऐसा लगा जैसे मेरे घर की छत नहीं है और हनुमान जी का जो सर है वो बादलों में छुपा हुआ है। और जब हनुमान जी के दर्शन हुए तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही शिव हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरा कद बढ़ता ही जा रहा है और मैं खुद बादलों में चला गया हूँ। कुछ देर तक ऐसा ही रहा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर सेवा सिंह जी कहने लगे कि जोशी साहब, आप अपने गुरु का दामन कभी मत छोड़ना, वो परमात्मा है। और जब भी वो मुझे कभी फोन करते तो वो अक्सर मुझसे यही कहा करते थे, जोशी साहब अपने गुरु का दामन कभी मत छोड़ना, वो साक्षात परमात्मा है। एक बार का और वाक्य बताता हूँ। जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़
छोड़ दिया था तब मैं अपने बेटे के पास दिल्ली आया हुआ था। मेरा जो ग्रैंडसन है वो मेरे पास ही अक्सर रहा करता था, तो मैं ही उसे घुमाया फिराया करता था। और शाम को हम लोग बड़े मंदिर गए, दर्शन किए गुरुजी के, लंगर प्रसाद लिया और हम लोग वापस घर आ गए। अब संगत जी, जब मैं घर आया तो पता नहीं अचानक से मेरी कमर में क्या हुआ, ना तो मैं दाएं करवट ले सकता था ना ही मैं बाएं करवट ले पा रहा था। और संगत जी, दर्द बहुत हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। संगत जी, मेरा दामाद आईपीएस है और उसकी पोस्टिंग यूरोप के कोसोवो में हुई थी। और संगत जी, उसकी 1 साल की जो पोस्टिंग है वो डेपुटेशन खत्म हो चुकी थी और वो यूरोप टूर के लिए निकला हुआ था। तो हमने उसे फोन किया और कहा कि तुम अपने किसी बैचमेट को फोन करो कि वो हमें यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में दाखिला दिलवाए, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। और थोड़ी देर में संगत जी एक हवलदार एम्बुलेंस लेकर के आ गया और हमें एक अच्छे हॉस्पिटल में बेड भी मिल गया। और संगत जी, सबसे पहले मेरा पूरा स्कैन हुआ और जब मैं मशीन से बाहर आया ही था कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि जोशी साहब, आपकी जो बैकबोन है वो बहुत बैड शेप में आ गई है और उसका ऑपरेशन ही होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो अपने बेटे के पास दिल्ली आया था और अब ऑपरेशन की बात है तो मुझे कुछ तो पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो अभी आप मुझे कुछ ऐसा रिलीफ दे दीजिए कि मैं घर जाऊं और पैसों का अरेंजमेंट कर पाऊं। और संगत जी, जब मैंने ऐसा कहा तो डॉक्टर का थोड़ा सा मुंह बन गया और थोड़ी ही देर में उनसे भी उम्र दराज एक और डॉक्टर आए और कहने लगे, जोशी साहब, हमने आपके पेपर्स देखे हैं और आपकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, आपका ऑपरेशन ही होगा। तो मैंने उनको भी वही कहा कि मैं अभी कोई इंतजाम करके नहीं आया हूँ, आप मुझे थोड़ा स्टेबल कर दीजिए, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर लूँ, फिर मैं ऑपरेशन करवा लूंगा। तो कहने लगे कि जितना आप लेट करोगे आपके हालात और खराब होते चले जाएंगे और आपका मामला सीरियस हो सकता है, आप सोच लो। और ये कहकर वो वहाँ से चले गए। और संगत जी, थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई और नींद आई तो संगत जी, मुझे गुरुजी का सपना आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी ने भगवे कपड़े पहने हुए हैं और गुरुजी के साथ भगवे कपड़े पहने हुए ही 8-10 साधु और हैं और गुरुजी मेरे सामने से गुजर गए। गुरुजी ने न मेरी तरफ देखा न मुझसे कुछ बोले, बस अपने दर्शन देकर मेरे सामने से गुजर गए। और संगत जी, इतने में ही मुझे तसल्ली हो गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए हैं तो अब सब कुछ अच्छा ही होगा। और गुरुजी ने ही मुझे थॉट दिया कि पिछले 20 सालों से चंडीगढ़ के होम्योपैथिक प्राइवेट कॉलेज और हॉस्पिटल का मैं कमेटी का मेंबर हूँ। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था डॉक्टर धीमन, वो 32 सेक्टर के जो इंचार्ज डॉक्टर थे डॉक्टर राजवीर, वो एशिया के माने हुए बैकबोन एक्सपर्ट हैं। और मुझे याद आया कि दोनों के ही हिमाचल में पास पास में गांव हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैंने डॉक्टर धीमन को फोन किया और उसे सारी बातें बताई। तो डॉक्टर धीमन ने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आपका कोई ऑपरेशन करेगा तो राजवीर ही करेगा, मैं बस 2 घंटे में उसके पास जा ही रहा हूँ, उसने मुझे बुला रखा है, तो आप चिंता मत करो, मैं बस उसके पास जाकर आपको बताता हूँ। अब संगत जी, 2-3 घंटे के बाद मेरी डॉक्टर राजवीर से बात हो गई। तो डॉक्टर राजवीर कहने लगे कि जोशी साहब, कहाँ डाकुओं में फंस गए। फिर कहने लगे कि आप वहाँ से छुट्टी लो और वहाँ से नॉर्थ जोन बैकबोन सेंटर जो कि मोहाली में है, जो कि बादल साहब ने बनवाया है और बादल साहब ने मुझे वहाँ का इंचार्ज बनाया हुआ है, तो वहाँ आ जाओ, मैं आपका इलाज करूंगा, आप इन डाकुओं से अपना पीछा छुड़ाओ। और फिर संगत जी, जब मैंने डॉक्टर से बात की कि आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो डॉक्टर कहने लगे कि ठीक है, आप लिख कर दे दीजिए, यू आर डिस्चार्जिंग एट ऑन योर रिस्क। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिख कर दे देता हूँ। और संगत जी, मेरा एक दोस्त था एडिशनल डीजी पंजाब पुलिस में, मैंने उसे फोन लगाया और उसे कहा कि मुझे यहाँ से मोहाली जाना है, मुझे एक गाड़ी करके दो। और संगत जी, 5 बजे के करीब वो गाड़ी आ गई और उस गाड़ी में मेरे लेट कर जाने के पूरे इंतजाम थे। मैं उस गाड़ी में जा रहा था और पीछे पीछे मेरा बेटा दूसरी कार में आ रहा था। मैं डॉक्टर साहब के पास मोहाली में पहुंच गया और डॉक्टर धीमन भी वहीं पर थे। तो संगत जी, डॉक्टर साहब ने मुझे चलवाया, बहुत मुश्किल से मैं 2 ही कदम चल पाया और उन्होंने मुझे कहा कि अभी मैं आपको एक इंजेक्शन लगाऊंगा और अगर आप उससे ठीक नहीं हुए तो आपको एक और इंजेक्शन लगाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ठीक हो जाओगे और अगर फिर भी नहीं हुए तो आपको एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मैंने इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि 15 दिन तक आपको बेड रेस्ट लेना है, बिल्कुल भी नहीं हिलना है। और हर 15-15 दिन में वो मुझे बुलाते रहे। धीरे धीरे मेरा इम्प्रूवमेंट होता चला गया और संगत जी, 2 महीने में मैं बिल्कुल परफेक्टली खड़ा हो गया, ऐसा जैसे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। जहाँ मेरा 2-2.5 लाख का खर्चा था, वहाँ मैं बहुत बहुत कम पैसों में बिल्कुल ठीक खड़ा हो गया था। ये सिर्फ गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था। उन्होंने मुझे सपना दिया, उन्होंने मुझे थॉट दिया, मुझे रास्ता दिखाया। संगत जी, गुरुजी महाराज के जितने भी किस्से मैंने सुनाए वो बहुत बहुत कम है।
उनकी लीलाएं तो अपरंपार है। आप सभी संगत से बस यही कहना चाहूंगा कि जिस स्थान पर आपने भरोसा किया है उसको छोड़कर आप कहीं भी मत जाइए। गुरुजी में पूरा विश्वास कीजिए, पूरा सरेंडर कीजिए और मेरा यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।